श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है साथियों। आइए अब हम मेघदूतम इस ग्रंथ से 1999 से लेकर 2021 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को एक बार देख लेते हैं और साथ में अभी प्रश्न देखेंगे, उसके पश्चात उनका उत्तर भी पढ़ते जाएंगे। अभी मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ अभ्यास कर लीजिए और इसको नोट भी करते जाइएगा। एक नोट्स भी बनाइएगा इस जो कलेक्शन मैं दे रही हूँ। प्रिंटेड में तो मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगी ही, लेकिन आप अभी नोट भी करते जाइए ताकि आप लोगों का अभ्यास होता रहे, अभ्यास मिस ना हो। और ये मैं अभ्यास इसलिए करवा रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चन बैंक का सारा कलेक्शन प्रत्येक ग्रंथ से रिलेटेड इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप लोगों का अभ्यास होता रहे। इन ग्रंथों का अध्यापन होने के पश्चात इसका प्रश्नोत्तर भी जो मैंने ग्रंथों से निकाले हैं, संभावित प्रश्नों की जो श्रृंखला मैंने निकाली है सभी ग्रंथों से, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जब इन ग्रंथों का अध्यापन संपन्न हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे प्रश्नोत्तर का, उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम में चेस कर पाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता के पास तक, सफलता को आपके हाथ में आने से तब कोई नहीं रोक सकेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं 1999 में मेघदूतम से कितने प्रश्न पूछे हैं आयोग ने। तो 1999 में आयोग ने 4 प्रश्न उठाए हैं इस ईयर में। इसमें पहला प्रश्न है न क्षुद्रोपि न क्षुद्रः अपि। यहाँ पे इसका खंड होगा न क्षुद्रः अपि प्रथम सुकृता अपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यः उच्चैः। उपरित सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, सारे ऑप्शन गलत हैं, ये बी से लेकर डी तक गलत हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम से। ये श्लोकांश जो है वो मेघदूतम से आया हुआ है। अब दूसरा प्रश्न है मेघदूतम किस छंद में रचित है? तो यह बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है और काफ़ी रिपीट भी हो रहा है, देखा मैंने क्वेश्चन बैंक में काफ़ी रिपीट हो रहा है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदाक्रांता। मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है क्योंकि इसकी विषय वस्तु ही ऐसी है, इसमें विरह का वर्णन है, इसलिए विरह के वर्णन में ये छंद बहुत ही सूटेबल होता है। इसीलिए लेखक जो है, कवि जो होते हैं, इस ऐसे छंदों का चयन करते हैं। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमः ही प्रियेषु। सूक्ति किस ग्रंथ में है? अब यहाँ पे ऑप्शन में है अभिज्ञान शाकुंतलम में, किरातार्जुनीयम में, नीति शतकम में, मेघदूतम में। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम में। स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमः ही प्रियेषु। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है तस्मिन् अद्रौ कथचित् बला विप्रयुक्तः स कामी। मेघदूतम की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है वह प्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। और दूसरे में दिया है जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारीशन प्रवृत्ति। ये तीनों ही पंक्तियाँ जो दी हैं, चारों ही ऑप्शन में, सब मेघदूतम से ही हैं, लेकिन हमें ढूंढना है कि इस श्लोक से रिलेटेड कौन सी पंक्ति है। तो यहाँ पे तीसरा जो है शी वाले ऑप्शन में जो है नित्वाम आसान कनक वलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः, ये वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि इस पंक्ति के पश्चात यही पंक्ति रख देंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा। अब 2001 में देख लेते हैं हम लोग। 2001 में मेघदूतम से आयोग ने 8 प्रश्न उठाए हैं। इसमें पहला प्रश्न है मेघदूतम है तो यहाँ पे कथा, खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक। तो यहाँ पे खंड काव्य, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता था? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है नर्मदा के तट पर, आम्रकोट पर्वत पर, अलकापुरी में, रामगिरी पर्वत पर। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिशप्त यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर रहता था। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है मेघदूतम के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है राजहंस, बलाका, चातक, नलगिरी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजहंस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, चौथा प्रश्न जो है कंठाश्लेष प्रणयनी जने किम पुनः दूर संस्थे। इसमें जन शब्द किसका बोधक है? तो यहाँ पे मेघ का, राजहंस का, यक्षिणी का, चातक का। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यक्षिणी का। यहाँ पे जन शब्द से मेघ ने, यक्ष ने यक्षिणी को संबोधित किया है। अब यहाँ पे पांचवा प्रश्न है कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है?
तो यहाँ पे 4 तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है। धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम ज्योति सलिल मरुत, ये 4 तत्व बताए हैं कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने। अब यहाँ पे छठा प्रश्न है, कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है कामार्थ, शोकार्थ, क्षुधार्थ, रोगार्थ। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ये वाले बी से लेकर सी तक, डी तक सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे ये वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कामार्थ। कामार्थ जो व्यक्ति होता है, अर्थात जो आसक्त होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें इतना विवेक नहीं रह जाता है कि वह इनका विश्लेषण कर पाए कि चेतन है या चेतन भेजने लायक है या नहीं, या संवाद स्थापित करने लायक व्यक्ति है भी या नहीं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो कामार्थ हैं या किसी भाव विशेष में जो न्यस्त है या उसमें भावास्थ है, भावास्थ कहते हैं, भाव लीन है, ऐसे व्यक्ति में विवेक नहीं रहता है इस तरह का। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न है, यांचा मोघा वरम अधिगुणे, यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाध में लब्ध कामा। इसमें अधिगुण शब्द से किसका बोध होता है? तो यहाँ पे यक्ष का, मेघ का, गंगा का, कुबेर का, यहाँ तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अधिगुण अर्थात गुणवान व्यक्ति मेघ को द्योतित कर रहा है ये शब्द, अधिगुण शब्द। अब यहाँ पे 8वां प्रश्न है, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि हो रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है राजहंस, चातक की, बलाका की, सारिका की। तो यहाँ पे चातक की ध्वनि हो रही है और इसे उस जमाने में चातक उत्तर की बोली को शुभ माना जाता था। कोई शुरू कर रहा है, नया काम कोई स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसे पक्षियों की बोली जो हो जाती थी पीछे वाम पार्श्व में, तो लोग समझ लेते थे कि काम अब यह सिद्ध ही होगा। और देखिए यहाँ पे यक्ष का भी काम सिद्ध होता है, उसने मेघ को अपना दूत बनाया अपनी पत्नी तक अपना संदेश भेजने का, और तो उसका काम भी यहाँ पे चातक उसके वाम पार्श्व में बोला और उसका काम सिद्ध हुआ। तो एक तरह से वहाँ की ये जो मान्यता है, शुभ अशुभ की मान्यता है प्राचीन ज़माने की, उस तत्कालीन समाज की, उस बात को ये द्योतित करता है। ये सांस्कृतिक झांकी एक तरह से मिलती है उस समाज की। 2003 में आयोग ने मेघदूतम से 7 प्रश्न उठाए हैं। 7 प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे उदयन का, शूद्रक का, दुष्यंत का, राम का दिया है। यहाँ पे उदयन हो जाएगा, ये कौशाम्बी के राजा थे और संस्कृत साहित्य में इनका परिचय धीर ललित नायक के रूप में मिलता है। स्वप्नवसत दत्ता में, प्रतिज्ञा योगंतरायण में, जो भास के नाटक हैं, भास नाटक चक्रम में, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जहाँ पे उदयन का उल्लेख मिलता है। तो ये कौशाम्बी के राजा थे। ये प्राचीन काल से इनकी बहुत ख्याति भी थी और बहुत अच्छे थे, बहुत वीर थे। इनका साम्राज्य जो था काफ़ी सुसंपन्न था और राज्य में स्थायित्व था, प्रशासन अच्छा था। तो मंत्री अपने मंत्रियों के हाथ में प्रशासन का ज़्यादा काम सौंप के ये काफ़ी निश्चिंत होकर सांस्कृतिक विकास काफ़ी किया था इन्होंने अपने समय में। तो उदयन का उल्लेख मिलता है मेघदूतम में। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, प्राप्त मित्रे भवति विमुखः किम पुनर्यस्तथोच्चैः, किम पुनर्यस्तथोच्चैः, उच्चैः, यहाँ पे किम पुनर्यस्त उच्चैः, यह श्लोकांश उद्धृत है। तो यहाँ पे मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतल से जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे मेघदूतम से ये पंक्ति आई है और देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है आयोग ने पूछा है, मेघदूतम में यक्ष शापित है किसके द्वारा? यहाँ पे पूछा है शिव के द्वारा, कुबेर के द्वारा, हिमालय के द्वारा, मेघ के द्वारा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यक्ष को जो निर्वासन की सजा दी थी, शाप दिया था, या वो कुबेर ने दिया था जो अलकापुरी के स्वामी थे। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है, तस्मिन अद्रव कतिचित बला विप्रयुक्तः स कामी। यहाँ पे अद्रव शब्द का तात्पर्य है, तो यहाँ पे पर्वत, घर, सूक्ष्म वस्तु से, मार्ग से। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अद्रव का अर्थ होता है पर्वत या गिरी। और यहाँ पे 5वां प्रश्न है, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघ। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का अर्थ है, तो ऑप्शन में जो दिया गया है जूही की कली, गर्जन, चमेली, ये सब गलत हैं। ये सी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघ समूह से। अब यहाँ पे 6ठा प्रश्न पूछा है, मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्त है यज्ञ का दूत, मेघ का निवास स्थान। ये दोनों ही गलत हैं। मेघों का कुल
और अलकापुरी का मेघ, ये डी वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुष्करावर्त का अर्थ है मेघों का कुल। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न है, संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशारणाः। यहाँ पे दशारणः, यहाँ पे दशारण है एक, तो यहाँ पे पर्वत, देश, नदी, राजा, तो यहाँ पे दशाण देश है। उस समय दशाण देश था, देश का ये नगर था, नगर के रूप में इसका उल्लेख हुआ है। 2004 में जो पेपर निरस्त हुआ था, उस वर्ष आयोग ने मेघदूतम से 7 प्रश्न उठाए थे। इसमें पहला प्रश्न है, मेघदूतम में धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है यक्ष, कुबेर, इंद्र, मेघ, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम ज्योति धुएं, अग्नि, सलिल जल और मरुत अर्थात पानी, इन चारों का संघात मेघ है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, प्रकृति कृपणाः चेतना अचेतनेषु होते हैं, तो यहाँ पे मूढ़जनः, विद्वज्जनः, जो ऑप्शन दिया गया है राजनः, कामार्थ, तो यहाँ पे ये तीनों गलत हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कामार्थ, अर्थात किसी भाव में भावित लोग जो होते हैं वो चेतन अचेतन का भेद करने में कृपण होते हैं, नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे अब तीसरा प्रश्न है, राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक हैं? कैलाश पर्वत, बैकुंठ, मानसरोवर, स्वर्गलोक, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलाश मानसरोवर। मानसरोवर में एक झील है और मानसरोवर उधर जो पड़ता है कैलाश की तरफ पड़ता है, तो वहाँ पे ठंडा प्रदेश है। और ये जो राजहंस हैं, बड़े बड़े पक्षी होते हैं, काफ़ी सफ़ेद होते हैं और इनकी जो चोंच होती है वो लाल होती है, तो ये ठंडे प्रदेश के वासी होते हैं। और जब वहाँ ठंडे में रहते हैं, जब उत्तर भारत में ठंडी पड़ने लगती है तब यहाँ भी आ जाते हैं, यात्रा करते हैं ये। और प्राचीन काल में ये संदेशा ले जाने का कार्य भी करते थे। इसको हम लोग देख सकते हैं नैषधि चट्टम में, जो नल हैं वो हंस के माध्यम से ही दमयंती के पास संदेश भिजवाते हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में कबूतर, हंस जैसे पक्षियों को ट्रेंड करके इनसे संदेशा भेजने का काम भी करवाया जाता था। और ये होते भी बहुत सात्विक प्रकृति के हैं। और कहा जाता है कि हंस मोती चुनता है, तो मोती मतलब ये पत्थर वाली मोती नहीं खाते ये लोग, बल्कि जो कमल की नाल होती है, कमल की डंडी होती है, जब उसमें चोंच मारते हैं तो उसका जो सफ़ेद सफ़ेद दूध होता है वो पानी में तैर के गोला, ऐसे गोले गोला सा बन के, पानी में एकदम मिलता नहीं है वो, बल्कि गोला गोला बन के मोटा होता है काफ़ी उसका दूध, कमल की नाल का डंडी का, तो वो गोला गोला होकर पानी में तैरने लगता है। जैसे ही वो गिरता है, जब वो चोंच मारते हैं, जैसे ही दूध निकल के गिरता है गोला बन के, वो पानी में नीचे जाने लगता है, तो ये लोग जल्दी से उसको खा लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये मोती खाते हैं। या एक उक्ति भी प्रचलित है कि कै हंसा मोती चुने, कै भूखा मर जाए। तो इनके मोती खाने का ये रहस्य है। और ये सात्विक इसलिए होते हैं कि बहुत धवल वर्ण के होते हैं, और हमारी जो ज्ञान की देवी हैं इन्हीं पर सवारी करती हैं, हंसों पर ही। तो यहाँ ये उस वही के प्रसंग लिया है, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत ललित प्रसंग उठाया है कालिदास, महाकवि कालिदास ने, क्योंकि इससे प्रमाणित होता है कि बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे। तो यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो चौथा प्रश्न है, कैलाश पर्वत पर कौन सी नगरी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है पाटलिपुत्र, द्वारकापुरी, अलकापुरी, उज्जैनी, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी डी, ये सी वाला ऑप्शन अलकापुरी, कैलाश पर्वत पर अलकापुरी नामक नगरी थी, जहाँ के राजा कुबेर थे, यक्षों का निवास वहीं पे था। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न है, यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? तो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ 1 वर्ष, 8 मास, 4 मास, उपरित में से कोई नहीं, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 मास बीत चुका है, 4 मास और अवशेष हैं, ये साफ साफ श्लोक पे कहता है वो, अपनी पत्नी से संदेश में कहता है यक्ष। अब यहाँ पे 6ठा प्रश्न है, इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वत उन्मुखी सा, मैथिली वत उन्मुखी सा, सा से तात्पर्य है, यहाँ सा से तात्पर्य है, तो यहाँ पे सीता, विद्युत, यक्षिणी, हनुमान दिया गया है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ यक्षिणी को उद्योतित कर रहा है ये सा शब्द। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न है, यक्ष को शाप दिया था, ये प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो इंद्र, नारद, कुबेर, दुर्वासा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यक्ष को कुबेर ने, उसके राजा या उसके स्वामी ने शाप दिया था। अब 2004 में जिस पे
सिलेक्शन की प्रक्रिया हुई थी उसमें देख लेते हैं उस वर्ष में। तो उस वर्ष में मेघदूतम से 11 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न है यांचा मोघा वरम अधिगुणे ना धमे न अधमे। इससे तोड़ेंगे तो बनेगा न प्लस अधमे, और यहाँ पे वरम प्लस अधिगुणे, इस तरह से वरम अधिगुणे बना है ना, यहाँ नाधमे बना है नाधमे। अब लब्धकामा, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो जो बी से लेकर डी तक ऑप्शन दिए गए हैं, शिवराज किरात अर्जुनियम, शिवराज विजय, शुकनाथ प्रदेश देश, ये सब गलत हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेघदूतम, यह पंक्ति मेघदूतम से आई है। अब दूसरा प्रश्न है मेघदूतम में शाप जो है यक्ष को, मेघदूतम में शाप कितने वर्ष का था? तो यहाँ पे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 मास, 8 मास, तो ये सब 20 लेके सब गलत हैं। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघदूतम में कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का शाप दिया था, 1 वर्ष का अलका नगरी से निर्वासन दिया था उसे। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रह रहा था? तो ऑप्शन में दिया गया है आम्रकूट, रामगिरी, कैलाश पर्वत, मानसरोवर में। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामगिरी के पर्वतों में वह रहता था। रामगिरी वर्तमान में एमपी में पड़ता है। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है कंठाश्लेष प्रणयनी जने किम पुनः दूर संस्थे। यहाँ जन शब्द से किसकी ओर संकेत है? तो यहाँ पे यक्षिणी, कुबेर, मेघ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यक्षिणी, जन शब्द से यक्ष जो है यक्षिणी को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यक्षिणी। अब हम 5वां प्रश्न है मेघदूतम में चेतन और अचेतन। देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। जो पुराने प्रश्न होते हैं, पुराने प्रश्नों का अभ्यास करने से हम लोगों को ये पता चलता है प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न पूछे जाने का नेचर और उनका तरीका पता चलता है कि कैसे प्रश्न उठ रहे हैं, कैसे उठाए जा रहे हैं। ये प्रश्न देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। और इस तरह से पुराने प्रश्नों का अभ्यास जैसे हम करते हैं तो कम से कम समझ लीजिए पूरी परीक्षा, पूरे पेपर में 20-25 क्वेश्चन तो डन ही है जो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। पूरे साहित्य में, व्याकरण में सब पूरे सिलेबस से बता रही हूँ, किसी एक ग्रंथों से नहीं, पूरे सिलेबस से कम 20 या 15-20 इससे कम तो रिपीट होते ही नहीं हैं। अब हाँ किसी वर्ष ये हो जाए कि आयोग ने बहुत अच्छी टीम बनाई पेपर सेट करने वाले विद्वानों की, तो कम रिपीट होते हैं, लेकिन होते हैं रिपीट। इसीलिए पुराने प्रश्नों का अभ्यास किया जाता है। इसी परीक्षा में नहीं, वनडे एग्जाम जो भी होते हैं, यहाँ तक कि ISPCS का जो प्री सिलेबस होता है, प्री परीक्षा होती है, वहाँ भी हम लोग काफ़ी उसका पुराने सिलेबस का, पुराने जो प्रश्न पत्र आए रहते हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनका अभ्यास बार बार करते हैं ताकि उसको प्रश्नों का नेचर भी समझ में आ जाए और हमारा अभ्यास भी हो जाए, काफ़ी तैयारी भी हो जाती है इससे। मेघदूतम में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाते हैं? तो यहाँ पे विलासी, कामार्थ, भोगी, सन्यासी, ये भी प्रश्न सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हैं। अब यहाँ पे छठा प्रश्न है यक्षचक्र जनकतनया स्नान पुण्य उदकेशु। यहाँ पे जनकतनया स्नान पुण्य प्लस उदकेशु, स्नान पुण्य उदकेशु ये बना है उससे। एक इस श्लोकांश में जनकतनया कौन है? जनकतनया यहाँ पे जनकतनया कहा गया है। तो यक्षिणी, सीता, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सीता, जनक सीता के पिताजी थे जिन्होंने इन्हें पाला था। जनक वस्तुतः इनकी उपाधि थी, जिन्हें हम लोग जनक के नाम से जानते हैं, जो लोकप्रिय हुए हैं रामायण रामचरितमानस की वजह से। उनका यथार्थ में नाम जो था वो कुशध्वज था, शीरध्वज था इनका नाम शीरध्वज था, शीरध्वज जनक जी का। और इनके भाई का नाम कुशध्वज था। वो समतः बिहार के उस साइड में जहाँ नेपाल बॉर्डर से होते हुए बिहार से लगा हुआ, जो बिहार का बॉर्डर लगा हुआ है नेपाल से, कुछ प्रांत नेपाल के भी आते थे और बिहार का उधर का साइड का, नेपाल बॉर्डर के साइड का, वहाँ पे उनका वो रहते थे। वहाँ पे उन्होंने राज्य दे दिया था। एक तरह से राज्य का प्रशासन ही, राज्य बटा नहीं था, दोनों भाई मिल के शासन कर रहे थे। ये राजा मुख्यतः ये जनक जी थे और इनके भाई जो थे इनके सहायक थे, बहुत आज्ञाकारी थे, बहुत अच्छे थे इनके भाई। इनकी जो सीता की जो चाची थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो ये वहाँ पे रहते थे, वहाँ का प्रशासन देखते थे, उस पूर्वी साइड का पूरा प्रशासन देखते थे, पूर्वी राज्य का जो मिथिला राज्य था। और ये जो है केंद्र सेंटर का राज्य देखा करते थे जनक जी। तो इसीलिए एक प्रांत, एक जनकपुरी नेपाल में भी है, अभी भी नेपाल में एक जनकपुरी शहर है। और वहाँ के लोग जो हैं, नेपाली लोग जो हैं, यहाँ सीता हमारी जो मिथिला नगरी है, बिहार में जो मिथिला नगरी पड़ती है, उसको अपनी बेटी का ससुराल मानते हैं। तो अभी भी आज भी यदि कोई मिथिला नगरी से नेपाल में जाता है तो वो लोग अपनी बेटी के ससुराल से आए हुए समधी
संधि जैसा या वहाँ के ससुर बेटी के ससुराल से आई हुए मेहमान की तरह उनका स्वागत किया करते हैं। और ख़ास कोई महात्मा या बौद्धिक तबका पहुँच जाता है तो और बड़े भाव से मिलते हैं कि हमारी बेटी के ससुराल से आए हैं। तो इसका कारण यही है क्योंकि कुशध्वज वहाँ पे रहते थे। अब इन्हीं की वजह से वहाँ पे एक जनकपुरी और था, उसी शहर का नाम पड़ा था। और सिरध्वज थे जनक जी, जो सीता के पिताजी थे। तो यहाँ पे जनक तनया सीता, यहाँ पे सीता का अध्याय हो, सीता हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न है मेघदूतम। मेघदूतम में दिंगनाग कौन है? तो यहाँ पे मीमांसक, बौद्ध, न्यायिक, वेदांती। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दिंगनाग उस समय बौद्ध विद्वान थे। हाँ, मीमांसा में भी प्रवृत्त थे ये, लेकिन मुख्यतः ये बौद्ध विद्वान थे। अब यहाँ पे 8वां प्रश्न है राजहंस। इस पद का विग्रह वाक्य होगा राजा इव हंस। ए में दिया है, ये गलत है। बी में दिया है हंसा नाम राजा नाम, ये भी गलत है। अब यहाँ सी में दिया है हंस एव राजा स, ये भी गलत है। यहाँ पे हंसा नाम राजा, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास बन रहा है, अर्थात हंस हो गए राजा, राजहंस। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 9वें प्रश्न में देख लेते हैं। 9वें, मेघदूतम में यक्ष को किसने अभिशाप दिया था? ये भी प्रश्न देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघदूतम में यक्ष को कुबेर ने, यक्षों के स्वामी ने श्राप दिया था, कुबेर ने। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 10वां प्रश्न है कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? धुएं से, ज्योति से, सलिल से। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि धुएं, ज्योति अर्थात अग्नि, सलिल अर्थात पानी और धुआं, अब इसके पश्चात वायु, इन चारों चीज़ों का संघात ही मेघ कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन वृक्ष से नहीं होता है। वृक्ष यद्यपि पानी बरसाने में सहायक होते हैं, लेकिन उनका संघात नहीं आता, उसके संघात में नहीं आते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ये सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। अब यहाँ पे 11वां प्रश्न पूछा गया है मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? तो यहाँ पे चंपू काव्य, स्मार्त काव्य, गद्य काव्य, दूत काव्य दिया गया है। तो यहाँ पे इसको दूत काव्य कहेंगे, क्योंकि मुख्यतः यहाँ पे इसको संदेश काव्य भी कहा जाता है। संदेश काव्य कहा जाता है, दूत काव्य कहा जाता है, खंड काव्य कहा जाता है। तो एक तरह से तीनों ही शब्द आ जाते हैं। अब यदि ऑप्शन में परीक्षा में तीनों ही शब्द आ जाते हैं, तब यहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूजन होता है कि हम किस में लगाएं, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही होते हैं। तब वहाँ पे आयोग के पास जाया जाता है और ऐसे ही प्रश्न विवादित हो जाते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूत काव्य है ये, क्योंकि यहाँ पे दूत के मेघ को दूत बना के संदेश भेजा गया, संप्रेषण किया गया है। साथियों, 2005 में मेघदूतम इस ग्रंथ से आयोग ने 10 प्रश्न उठाए हैं, 10 प्रश्न पूछे थे। इसमें पहला प्रश्न है यांचा मोघा वर्म अधिगुणे। ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, यह प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है। यांचा मोघा वर्म अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। इस श्लोकांश में अधिगुणे शब्द से किसका संकेत किया गया है? तो यहाँ पे कुबेर है, यक्ष है, मेघ है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मेघ का उल्लेख किया गया है, अधिगुणे अर्थात अधिक गुणों वाला या श्रेष्ठ गुणों वाला। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है मेघदूतम किस विधा की रचना है? तो यहाँ ये भी प्रश्न देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। गद्य काव्य, महाकाव्य, नीति काव्य, सट्टक, गीति काव्य, सॉरी यहाँ पे गीति काव्य है, तो ये गीति काव्य कहा जाए। गीति काव्य को ही खंड काव्य कहते हैं। और ये संदेश काव्य, दूत काव्य भी, 4 नाम इसको हैं, गीति काव्य, खंड काव्य, संदेश काव्य, दूत काव्य। ये चारों ही शब्द मेघदूतम के लिए ही हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गीति काव्य। गद्य काव्य जानते हैं आप लोग कि जो छंदविहीन होती है उसको गद्य काव्य कहते हैं। महाकाव्य जो सर्गबंध होता है। और सट्टक हमारे यहाँ एक ही मिलती है जो क्षेमेंद्र ने लिखी है। अब यहाँ तीसरा प्रश्न है स्त्रियों का पहला प्रणयवचन क्या होता है? तो यहाँ पे है, ये सब हैं, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है रिक्तः सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। इस श्लोकांश में यह श्लोकांश उद्धृत है, तो यहाँ पे ग्रंथ का नाम पूछ रहा है। तो यह पंक्ति जो है ये मेघदूतम से आई है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको डी को सही लगाएंगे। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न है मेघदूतम में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? ये भी प्रश्न बार बार देखिए आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अयोध्या, कांची, मथुरा दिया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अलका। मेघदूतम में अलका नगरी का वर्णन आया है, मुख्यतः प्रधानतः अलका का आया है वर्णन। अब यहाँ पे 6ठा प्रश्न है शापांतों में भुजग शयना। शापांतः में भुजग शयनाद उत्थिते शार्ंग पाणव।
शयनाद उत्थिते, शयनाद प्लस उत्थिते से शयनाद उत्थिते शब्द बना है। शार्ंगपाणव, यहाँ पे शार्ंगपाणव का अर्थ है भगवान सूर्य, शंकर, विष्णु, भगवान राम दिया, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये विष्णु, भगवान विष्णु के लिए ये शब्द आया है। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न है जीमूतेन स्वकुशल मयिम हारेशन प्रवृत्तिम। यहाँ पे इस प्रस्तुत पंक्ति में जीमूतेन का अभिप्राय है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है पवन से, शकुंतला से, यशोमति से, बादल से, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जीमूत का अर्थ होता है बादल। अब यहाँ पे 8वां प्रश्न है मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्षभोग्यण शब्द आया है, यहाँ पे न कोड़ा किस सूत्र से हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये व्याकरण से आया है। इससे प्रतिपादित होता है कि ग्रंथों के व्याकरण पर हम लोगों को बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे सूत्र दिया है रसाभ्यम नोड़ा समान पदे पूर्वपदा संज्ञायाम ग अटकुप्वांगनुम व्यवायपि कुमति च। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमति च इस सूत्र से ना कोड़ा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे 9वां प्रश्न है स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है नवनीत सदृश, पाषाण सदृश, वज्र सदृश, तो यहाँ पे ये सब गलत हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुसुम अर्थात फूल के जैसा, उनका आशा का बंधन जो होता है फूल के जैसा कोमल होता है। अब यहाँ पे 10वां प्रश्न है सबसे अधिक लघु हल्का कौन होता है। तो यहाँ पे तूल, मन, रिक्त, तिनका, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रिक्त जो होता है लघु पूर्ता गौरवा, यहाँ पे रिक्ता सर्वभवति ही लघु पूर्ता गौरवा, ये श्लोक है, श्लोक की पंक्ति ही है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2009 में साथियों आयोग ने मेघदूतम से 11 प्रश्न पूछे हैं, तो इनमें पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा था। तो यहाँ पे चैत्र, श्रावण, माघ दिया है, ये सब गलत हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आषाढ़ प्रथम दिन में देखा था यक्ष ने। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है विदिशा नगरी में कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पे चरमती, गंभीरा, क्षिप्रा, तो यहाँ पे क्षिप्रा उज्जैन में बहती है, तो यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कृतांतः का सही अर्थ है मित्र के द्वारा लाया गया। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं प्रियतमा का समाचार, दैव, भाग्य, कम बोलने वाली, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कृतांतः का अर्थ होता है दैव, भाग्य। यम का भी ये पर्यायवाची है, यमराज का कृतांत। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है। देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, छंद पूछ रहा है, तो यहाँ पे मंदाक्रांता बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है, संपूर्ण काव्य में ही मंदाक्रांता एक ही छंद में लिखा गया है ये ग्रंथ। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न है मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है। तो यहाँ पे नदियों का नाम है यमुना, गोदावरी, जाह्नवी, नर्मदा। जाह्नवी गंगा को कहते हैं, और जाह्नवी इसलिए इनका नाम पड़ा है क्योंकि जब ये हिमालय से निकल रही थी, यहाँ मेघदूतम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब ये हिमालय से निकल रही थी तो रास्ते में बिहार के भागलपुर ज़िले में जाह्नू ऋषि का आश्रम पड़ा था। ये उधर से जब आ रही थी तो जाह्नू ऋषि का आश्रम पड़ा था और वो समाधि में थे उस समय। ये जाके वहाँ पे जब गंगा का जल वहाँ पे पहुँचा तो ऋषि की एकदम यहाँ जैसे वो समाधि में लगा के बैठे थे तो उनको डुबोने लगी, पानी इनका जल डुबोने लगा, तो क्रोध के जब उनकी समाधि टूट गई, इस वजह से उनकी समाधि टूट गई, तो उन्होंने गंगा के सारे जल को पी डाला। तो फिर जो भगीरथ ऋषि थे जिन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी, तो वो फिर से उनकी तपस्या करते हैं। ऋषि को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं उनकी, तब वो प्रसन्न होते हैं तो गंगा को यहाँ के अपनी जंघा से गंगा के जल को निकाल के दे देते हैं कि हाँ मैंने पी लिया था, उनको पचाया नहीं था और जंघे से अपने निकाल दिया था, इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है जह्नुपुत्री जाह्नवी। जह्नोपुत्री यहाँ पे कहेगा, जब इसको तोड़ेंगे तो जह्नोपुत्री होगा जाह्नवी, अर्थात जह्नु ऋषि की पुत्री। इनका दोबारा जन्म हुआ था, इसीलिए ऋषि ने इनको नाम दिया था कि आज से तुम्हारा नाम जाह्नवी, एक नाम तुम्हारा जाह्नवी भी होगा, जाह्नवी। तो यहाँ पे मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है, तो यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्मदा का जल लेने को कहा गया है मेघ को। अब यहाँ पे छठा प्रश्न है मेघदूतम में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है। तो 3 माह, 2 माह, 1 माह, 1 सप्ताह, तो यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 माह शेष था, 8 माह उसने बिता लिया था, 4 माह और शेष था, तो बी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे अब 7वां प्रश्न है रिक्ता सर्वभवति ही लघु पूर्ता गौरवाय, प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो यहाँ पे भी ग्रंथ का नाम पूछ रहा है, यह सूक्ति किस ग्रंथ से आई हुई है। तो यहाँ पे कादम्बरी, अभिज्ञान, शाकुंतला, रघुवंश, ये सब ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
मेघदूतम से यह शुक्ति आई हुई है। अब यहाँ पे 8वां प्रश्न है, मेघदूतम की कथा वस्तु विभक्त है खंडों में, निश्वासों में, अध्यायों में, सर्गों में। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघदूतम काव्य जो है 2 खंडों में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इसको कहते हैं। अब यहाँ पे 9वां प्रश्न है, यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? तो देवगिरी, नीलगिरी, रामगिरी, उदयगिरी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामगिरी पर्वत पर ये रह रहा था, रामगिरी पर्वत। अब यहाँ पे 10वां प्रश्न है, यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? अमरावती, विदिशा, उज्जैनी, अलकापुरी। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वह अलका में रहती थी। अब 11वां प्रश्न है, यक्ष का स्वामी कौन था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कुबेर, यमइंद्र, वरुण। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यक्ष का स्वामी या राजा जो है कुबेर थे। अब 2010 में देख लेते हैं कि मेघदूतम से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2010 में 11 प्रश्न पूछे गए हैं मेघदूतम से। इसमें पहला प्रश्न है, मेघदूतम में यक्ष का नाम है। तो यहाँ पे राजवाहन दिया गया है, बुद्ध दिया गया है, हेमाली दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हम लोग सही लगाएंगे, क्योंकि हेमाली जो है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका नाम मिला है हेमाली। लेकिन ये ऐसा अनुमान है कि ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है वो मेघदूतम के बाद का ग्रंथ है, इसलिए ये प्रमाणिक नहीं है। नाम तो है वहाँ, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, आयोग ने भी यही माना है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 मास। ये सब गलत हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यक्ष का जो प्रवास था रामगिरी आश्रम में वो 1 वर्ष का था, और जिसमें से 8 मास बीत चुके थे, 4 मास अवशेष था, तभी उसने मेघ को देखा था। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न, मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था। तो यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ये सब गलत हैं। यहाँ पे देव प्रबोधनी एकादशी, कार्तिक में जो देव प्रबोधनी एकादशी होती है या देव उठनी एकादशी होती है, इसी दिन को इसके जो प्रवास का अवसान था वो होना था। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गीति काव्य का ग्रंथ नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुमार संभव दिया गया है, ऋतुसंहार दिया गया है, मेघदूतम दिया है। ये दोनों ही ग्रंथ है गीति काव्य हैं और महाकवि कालिदास के ही रचे हुए हैं। तो यहाँ पे ये कुमार संभव जो है ये महाकाव्य है और 17 सर्गों में रचा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न पूछा गया है, शूली का अर्थ है। तो शूली का अर्थ में ऑप्शन में दिया गया है भालों वाला, कांटेदार, शिव, कष्टप्रद। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव। इसका शूली का अर्थ होता है शिव, इनका विशेषण है ये। अब यहाँ पे 6ठा प्रश्न पूछा गया है, कांतोदंत का अर्थ होता है चमक। ये सब बाकी सब भटकाने के लिए दिए गए हैं ऑप्शन। ये में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ये प्रियतम का वृत्तांत है, प्रिया या प्रीतम का वृत्तांत जो होता है वही कांतोदंत होता है। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न है, यक्षिणी उज्जैनी में स्थित शिव के लिंग का क्या नाम है? तो यहाँ पे वैद्यनाथ दिया गया है। वैद्यनाथ जो देवघर में महादेव हैं उनको कहा जाता है, और विश्वनाथ जो काशी में महादेव हैं उनको कहा जाता है। मार्कंडेय भी भगवान शिव का ही नाम है, मार्कंडेय पुराण भी है। तो यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये महाकाल। उज्जैनी में जो शिव भगवान बसते हैं उनका नाम महाकाल है। अब यहाँ पे 8वां प्रश्न है, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? तो यहाँ पे रघुवंश दिया गया है, किरातार्जुनीयम दिया गया है, पवन दूत दिया गया। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम में अलकापुरी का वर्णन है, क्योंकि जो यक्ष है वो अलकापुरी का ही निवासी रहता है, इस नगर का ही निवासी रहता है, अर्थात नगरवासी रहता है, वो गाँववासी नहीं। अलकापुरी उस समय उस कालिदास कालीन समय का बहुत समृद्ध नगर था ये, और इसी प्रकार के कई नगरों का उन्होंने वर्णन किया है मेघदूतम में। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि उस समय नगरीय सभ्यता बहुत उन्नत अवस्था में थी। यहाँ पे अब 9वां प्रश्न है, मेघदूतम किस विधा का ग्रंथ है? तो यहाँ पे ये प्रश्न भी देखिए रिपीट हो रहा है। यहाँ पे महाकाव्य दिया गया है, खंड काव्य, नाटक, चंपू। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम जो है वो खंड काव्य है। अब 10वां प्रश्न पूछा है, मेघदूतम में यक्षिणी शाप दिवसे की गणना किससे करती है? तो यहाँ पे पुष्प दिया गया है, लेखनी दिया गया है, सब गलत हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात फूलों को रख के वो डेहरी पर जब एक दिन का अवसान हो जाता था तो एक फूल रख देती थी।
और उन्हीं से गणना करती थी, बाद में गिनती थी कि कितने फूल हो गए हैं। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो फूलों से गणना करती थी, सात देशों की गणना जो है वो फूलों से करती थी। यहाँ पे अब 11वां प्रश्न है, कंठाश्लेष प्रणयनी जने किम पुनर्दूर संस्था। इनमें जन शब्द का शब्द किसका बोधक है? तो यहाँ पे जन शब्द, ये भी देखिए प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पे जन शब्द यक्षिणी का बोधक है। अब 2011 में देख लेते हैं। तो 2011 में सबसे ज़्यादा प्रश्न मेघदूतम से पूछे गए हैं, 14 प्रश्न पूछे गए हैं 2011 में। तो इसमें पहला प्रश्न है, मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? देखिए ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है, विधा पूछ रहा है बार बार। नाटक है, गीत काव्य है, महाकाव्य है, स्तोत्र काव्य है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम गीत काव्य है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ये भी प्रश्न देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे सारे दिए हैं, शार्दुल विकृति दिया है, मालिनी दिया है, ये सब नहीं है। बी वाला ऑप्शन सही है, मंदाक्रांता छंद है। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त होता है जो इस नाम से विख्यात है। तो खंड काव्य तो इसे कहते ही हैं, नीति, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, नीति शतकम और स्तोत्र काव्य ये दोनों गलत हैं। खंड काव्य मेघदूतम को कहते हैं, लेकिन जो नवीन विधा का उद्भावक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है, खंड काव्य दिया गया है, संदेश काव्य भी दिया गया है। और यहाँ पे संदर्भ जो है नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का, तो यहाँ पे इसलिए ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है यदि परीक्षा में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संदेश काव्य की विधा का, इस नवीन प्रकार की अर्थात संदेश काव्य दूत बना के या दूत काव्य प्रकार की विधा की उद्भावना का, इस नवीन उद्भावना का ये प्रतिनिधि ग्रंथ है मेघदूतम। एक तरह से मेघदूतम और गीत गोविंदम इस संदर्भ में कहा जाता है कि गीत गोविंदम भी गीत काव्य के अंतर्गत आता है, लेकिन वो ऐसा गीत काव्य है जिसमें शास्त्रीय रागों का, संगीत की शास्त्रीय रागों का प्रयोग करके उसे गीत काव्य बनाया गया है। खंड काव्य के अंतर्गत भी आता है, लेकिन वो राग काव्य, उसको एक तरह, हाँ, राग का परंपरा कहते हैं। खंड काव्य ही है, उसी के अंतर्गत ही है, लेकिन उसकी विशेष उद्भावना राग काव्य परंपरा के लिए है। और उसी तरह ये मेघदूतम भी खंड काव्य ही है, लेकिन इसकी विशेष उद्भावना संदेश काव्य, दूत काव्य की है। तो जब इस तरह से प्रश्न दोनों ही तरह से यहाँ पे शब्द आ जाते हैं, वाक्य आ जाते हैं, तो हम हमेशा सदैव इस उद्भावना को ही चुनेंगे। तो इसीलिए ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संदेश काव्य। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है, मेघदूतम के रचयिता हैं? तो यहाँ पे सीधे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, महाकवि कालिदास मेघदूतम के रचयिता हैं। अब पांचवा प्रश्न है, कालिदास किस एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है? तो उपमा कालिदास से आप जानते ही होंगे आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही फेमस उक्ति है या सूक्ति प्रचलित हो गई है। उपमा कालिदास से भारवे अर्थगौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। यह एक तरह से श्लोक ही बन गया है, बहुत सुंदर ही बन गया है। कहा जाता है कि माघ ऐसे कवि हैं जिनमें उपमा और पदलालित सब कुछ है। तो माघ का इसीलिए उनका काव्य जो है अतुलनीय है, वो भी टक्कर का है, इसीलिए बृहत्त्रय में गणना होती है उसकी। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिदास विशिष्ट अलंकार उपमा में। अब छठा प्रश्न है, मेघदूतम का नायक है? तो यहाँ पे देवता, मनुष्य, किन्नर, सब गलत हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम का नायक यक्ष है। अब सातवां प्रश्न है कि मेघदूतम का प्रधान रस क्या है? तो यहाँ पे श्रृंगार, शांत, वीर, करुण दिया है, तो श्रृंगार रंग लगाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे वो भी श्रृंगार रस तो है, लेकिन विप्रलम्ब श्रृंगार है। विप्रलम्ब श्रृंगार उस रस को कहते हैं जहाँ पे प्रेमी जो जोड़े होते हैं, प्रेमी जोड़ों का मिलन नहीं होता है, दूर दूर रहते हैं, लेकिन हाँ उनके मिलने की उम्मीद रहती है, मिलने की उम्मीद बनी रहती है उस वहाँ पे जहाँ पे दोनों अलग हों प्रेमी जोड़ा, लेकिन उनके मिलने की, भविष्य में उनके मिलन की आशा हो, पूरी उम्मीद हो, तब वहाँ पे विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। तो ये श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोग सही लगाएंगे। अब यहाँ पे आठवां प्रश्न है, मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? देखिए ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पे ए वाला प्रश्न ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभाजित है। और यहाँ पे अब 9वां प्रश्न है, मेघदूतम काव्य के नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा था? तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है, बाकी सब
बकवास टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ना ठीक नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन कर देते हैं। अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण जो स्वामी ने उसको जिस काम के लिए स्वामी ने आदेश दिया था, उसको नियुक्त किया था, उस काम में उसने लापरवाही की, इसलिए स्वामी ने उससे अपने राज्य से एक साल का 1 वर्ष का निर्वासन दे दिया था। अब यहाँ पे 10वां प्रश्न है, विरही यक्षिणी कहाँ निवास करती थी। देखिए ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन लगा देंगे, अलकापुरी में निवास करती थी। विरही यक्षिणी जो है अलकापुर में निवास करती थी, अलकापुरी में। अब 11वां प्रश्न है, मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है, तो जनश्रुति पर आधारित है, ऐतिहासिक, ये सब गलत हैं। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, कविकल्पित है ये, इसकी कथा जो है, कथानक जो है कविकल्पित है। अब 12वां प्रश्न है, यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ा था, तो यहाँ पे 1 वर्ष, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 वर्ष के लिए उसे निर्वासन मिला था अलका नगरी से स्वामी द्वारा, कुबेर द्वारा। अब यहाँ पे 13वां प्रश्न है, विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामगिरी आश्रमों में निवास कर रहा था वो। अब 14वां प्रश्न है, विरहिणी, देखिए वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास करती थी, वही प्रश्न यहाँ 10वें नंबर पे पूछ लिया गया है, फिर 14वें नंबर पे फिर वही प्रश्न पूछ लिया गया है। तो एक तरह से ये आयोग की लापरवाही है, इसके जगह कुछ और अच्छा प्रश्न पूछ लेते वो। विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी, तो यहाँ पे अलकापुरी में कहेंगे, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेघदूतम की किताब के लिए आप लोग, वैसी किताब तो ठीक ठाक लिखी है, तारानीश झा की भी किताब अच्छी है जो उन्होंने व्याख्या की है, लेकिन उससे भी अच्छी है विजेंद्र शर्मा की एक किताब है मेघदूतम की, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। विजेंद्र शर्मा वाली किताब काफ़ी अच्छी है और वो शोधपरक है, काफ़ी शोधपरक है। अक्सर जो बच्चे रिसर्च करते हैं मेघदूत, इस ग्रंथ से रिलेटेड जो बच्चे रिसर्च करते हैं, वो मेघदूत विजेंद्र शर्मा को अवश्य पढ़ते हैं, तो विजेंद्र शर्मा को जरूर देखिएगा, वो किताब बहुत अच्छी है इस लिहाज से। आइए अब 2013 में देख लेते हैं मेघदूतम से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वर्ष मेघदूतम से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें पहला प्रश्न है, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है। देखिए बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदाक्रांता। अब प्रसिद्ध टीकाकार, दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 115 पद्य मल्लिनाथ ने माने हैं। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का संघात कहा गया है, तो यहाँ पे सी, ये बी वाला ऑप्शन सही करेंगे। यहाँ पे धूम, ज्योति, सलिल और मरुत, 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों का संघात है मेघ, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 अर्थात 4 मेघदूतम। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं, मेघदूतम के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है, तो यहाँ पे इस ग्रंथ में कश्चित कांता विरह गुणाय स्वाधिकार प्रमत्ता है, सीधे सीधे यहाँ पे ग्रंथ के लक्ष्य को निर्देशित किया गया है, उसके कथानक को कहा गया, कथानक या कथा वस्तु विन्यास को रेखांकित किया गया है, वस्तु कथा को कहते हैं। तो यहाँ पे इस ग्रंथ में वस्तु विन्यास को रेखांकित किया गया है और शुरू में ही बता दिया गया है कि इस ग्रंथ का कारण क्या है, इस ग्रंथ की कथा क्या है। पूरी एक तरह संपूर्ण कथानक को थोड़े से शब्दों में वस्तु निर्देश इस श्लोक के माध्यम से कवि ने कह दिया गया है कि जो यक्ष है वो किस कारण से वो निर्वासित हुआ था और वहाँ पे रह रहा था इत्यादि। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु निर्देशात्मक, मेघदूतम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न है, मेघदूतम के अनुसार अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल के किस दिशा में था, तो यहाँ पे उत्तर दिशा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर दिशा में। अब यहाँ पे 6ठा प्रश्न है, नीचै गच्छति ऊपर च, यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे विसर्ग हो रहा है, विसर्ग को रेफ हो जा रहा है और रेफ ऊपर चला जा रहा है, तो नीचै प्लस गच्छति प्लस ऊपरी 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब इसको मिला कर पढ़ेंगे, नीचै गच्छति ऊपरी च दशा, चक्रनेमी यहाँ पे है, चक्रनेमी क्रमेण, नेमी कहते हैं वो जो
एक तरह से वो जो पहिया वहिया होता है उसके अंदर जो टायर लगा होता है उसको नेमी कहते हैं। तो उसी को उन्होंने कहा है चक्र नेमी क्रमेण यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम से। अर्थात इसमें इनके कहने का अभिप्राय है कि कोई भी जैसे चाहे सुख की परिस्थितियाँ हों या दुख की परिस्थितियाँ हों, चाहे सुख हो या दुख हो, कोई भी चीज़ ये संसार है, संसार का नियम ही है चलना, अर्थात बदलते रहता परिवर्तन ही ये संसार की प्रकृति है। तो कोई भी दशा जो है, चाहे दुख हो या सुख हो, वह बहुत दिन तक एक समान नहीं रह सकता है, वो बदलेगा ज़रूर। जैसे जब पहिया जो होता है घूमता है तो कभी नीचे की पहिया ऊपर आ जाती है, कभी नीचे की ऊपर चली जाती है, इस तरह से। तो वैसे ही कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी समान अवस्था रहती है, सुख दुख का मिला जुला रूप रहता है। तो वही यहाँ पे लेखक के कहने का अभिप्राय है कि जैसे जब पहिया जब घूमता रहता है तो क्रम से सारी जो उसमें अरे लगी रहती हैं, अरे जो उसकी तीलियाँ होती हैं उसको अरा कहते हैं। तो वो जब क्रम से सब क्रम से ऊपर नीचे आती जाती रहती हैं, तो उसी तरह से मनुष्यों की जो दशा है वह भी वैसे ही होती है, क्रम से सब आता जाता रहता है। तो न बहुत दुख में न बहुत हारना चाहिए या दुखी होना चाहिए, और न सुख में बहुत ज़्यादा खुशी ही मनानी चाहिए, सम रहना चाहिए। यही भगवान ने गीता में भी कहा है। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी भी पड़ती हैं, विदिशा भी आती हैं, विदिशा नगर भी आता है, उज्जैनी भी आती है। तो ये डी वाला ऑप्शन नहीं, गलत है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सही हम लगाएंगे। अर्थात अयोध्या यहाँ पड़ जाता है, उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। और जो कथा का विन्यास है, ये पूरा वस्तु विन्यास है, वो दक्षिण भारत का, वो एमपी से रिलेटेड है, एमपी छत्तीसगढ़ और कुछ महाराष्ट्र का भी मिला जुला रूप है उसमें। तो यहाँ पे अयोध्या सीधे उल्टा है एकदम, या डी, ये अयोध्या नहीं आएगा। अब यहाँ पे 8वां प्रश्न है, मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 17। यहाँ पे ये भी सीख मिलती है कि कोई भी जितने भी टीजीटी के सिलेबस में ग्रंथ हैं, जैसे में नीति शतकम है, उसमें काफ़ी छंद हैं, विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। और इसी तरह से जो नाटक हैं, जो दोनों नाटक हैं, अर्थात उत्तर रामचरितम और अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसमें जो जितने भी श्लोक आप लोग पढ़िए, श्लोकों की जो पंक्ति होती है, प्रत्येक पंक्ति के श्लोक पढ़ते जाइए, उसकी पंक्ति में ये भी गिनते जाइए कि कितने अक्षर आ रहे हैं। इससे आपको, भले आपको उसका छंद का लक्षण न याद हो, तो ये इस तरह से आप पंक्ति गिने रहेंगे तो आप अपने आप आइडिया लगा लें। जब कभी किसी भी छंद का लक्षण पढ़ेंगे और ये छंद अक्षर भी गिने रहेंगे, छंद का लक्षण भी पढ़े रहेंगे और अक्षर भी गिने रहेंगे, तो सीधे सीधे आप उस छंद को देखते ही अनुमान लगा लेंगे कि इसमें ये छंद है, इस श्लोक में ये छंद है, और उसका मात्रा पाई तुरंत बैठा के आप उसको सही लगा देंगे, उसको प्रश्न को सही कर देंगे। अब यहाँ पे 2016 में देख लेते हैं। तो 2013 में 8 प्रश्न पूछे गए हैं और 2016 में 6 प्रश्न पूछे गए हैं मेघदूतम से। तो इसमें पहला प्रश्न है, 2016 का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हितम मनोहर च दुर्लभम वचः यह किरातोर्जनीय महाकाव्य का वाक्य है और वो भी पहले ही सर्ग का है, जो हम लोगों के सिलेबस में, जो टीजीटी के सिलेबस में, उत्तर प्रदेश टीजीटी संस्कृत के सिलेबस में है, अर्थात जो हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। बाकी कामार्ता ही प्रकृति की प्रणय, ये भी मेघदूतम से ही है। अर्थो ही कन्या पर किए, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है, 22वां श्लोक है ये। और ये भी आपन्नार्ति प्रशमन फलाह संपद हितमाना, ये भी मेघदूतम का ही है। अब दूसरा प्रश्न है, रिक्ता सर्व भवति ही लघु पूर्ता गौरवा, यह सूक्ति उद्धृत है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सूक्ति मेघदूतम में आई हुई है। अब तीसरा प्रश्न है, कालिदास ने वक्रपंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है। यहाँ पे नगरी विशेष पूछा है। तो कालिदास वक्रपंथा उज्जैनी नगर से उन्हें विशेष लगाव था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक तो महाकाल के भक्त थे बहुत बड़े, और दूसरे उसकी वजह से भी भगवान की नगरी होने के, भगवान शिव की नगरी होने का, भगवान महाकाल की नगरी होने के कारण भी प्रिय थी। और जो यहाँ समीक्षक लोग हैं वो ये भी कयास लगाते हैं कि ये संभवतः इन्होंने उज्जैनी में बहुत समय तक निवास किया था, या संभवतः इनका जो गृह नगर है
उज्जैनी ही था, इसलिए उज्जैनी के प्रति इनका पूरे ग्रंथ में विशेष आग्रह दिखाई देता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चौथा जो प्रश्न है विद्युतवंत, यह देख लेते हैं इसको। विद्युतवंतम ललित वनिता, विद्युतवंतम ललित वनिता, यह पंक्ति संबद्ध है। तो यह पंक्ति गीत काव्य से संबद्ध है। इसी हम ये जो पूर्व मेघ उत्तर मेघ का जो पहला श्लोक ही यहीं से शुरुआत होती है। ये शुरू उत्तर मेघ का पहला ही श्लोक है ये। तो ये गीत काव्य, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब पांचवा प्रश्न है तन्वी श्यामा शिखर दशना पक्व बिंबाधरोषी, इसमें विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो यह जो विशेषण, ये पंक्ति जो यूज की गई है, प्रयोग की गई है, किसके लिए की गई है? तो यहाँ पे जो ग्रंथ की कादम्बरी, जो मेघदूतम ग्रंथ की जो नायिका है, यक्षिणी है, उसके लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता का यहाँ पे महाकवि ने वर्णन किया है। अब यहाँ पे छठा प्रश्न है शापेन अस्तंगमित महिमा किसका विशेषण है? तो ये यक्ष का विशेषण, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शाप से जिसने अपनी महिमा को खो दिया था, यहाँ पे कवि का अभिप्राय है कि शाप से जिसने अपने स्वामी के श्राप से जिसने अपनी महिमा को खो दिया था, ऐसा वह यक्ष है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 2021 में देख लेते हैं मेघदूतम पर कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वर्ष, पिछले वर्ष ही एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ पे 10 प्रश्न इस ग्रंथ से उठाए गए हैं। तो अब देखिए सारे प्रश्न संस्कृत में ही पूछे गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है अधोलिखितायाः सूक्तेः स्रोतः किम? आपन्नार्थी प्रशमन फला संपदः ही उत्तमानाम, अर्थात जो उत्तम, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी संपत्ति जो होती है, चाहे उनका व्यक्तिगत गुण हो, चाहे उनका अर्जित किया हुआ धन हो, तो उससे उस संपत्ति से, उस गुण से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं या ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी मदद के लिए या उनके लिए ही होती है वो। तो इसमें पूछा गया है कि यह इसका स्रोत क्या है, इस शुक्ति का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे A, B, C, D, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है, मेघदूतम। अब दूसरा प्रश्न है आशाबंधा कुसुम सदृशम प्रायशः ही अंगनानाम सद्यपाति प्रणय हृदयम विप्रयोगः रुणद्धि। विप्रयोग, यहाँ पे विसर्ग को ओकार हुआ है। इति अयम सूक्ति ही विद्यते, यहाँ पे सूक्ति प्लस विद्यते, विसर्ग को रेफ हो रहा है। सूक्ति प्लस विद्यते, तो सूक्तिर विद्यते, तो यह भी सूक्ति मेघदूतम में है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इतियम सूक्ति मेघदूतम इत्यस्मिन् काव्ये विद्यते या मेघदूते विद्यते। मेघदूतम, अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। मेघदूतम केन छंदसा निबद्धम अस्ति? तो मेघदूतम, इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूतम मंदक्रांता इत्यस्मिन् छंदसा निबद्धम अस्ति। अब चौथा प्रश्न है यहाँ पे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना अचेतनेषु इतियम सूक्तिर विद्यते। यहाँ भी सूक्ति पूछ रहा है, तो यहाँ भी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इतियम सूक्ति ही मेघदूते विद्यते। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न है यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा इत्यस्मिन् श्लोकांशे अधिगुणे इति पदे समासः विद्यते। समासः अस्ति, तो इत्यस्मिन् पदे बहुब्रीहि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि इति समासः विद्यते। अब यहाँ पे छठा प्रश्न है संतप्तानां त्वमसि शरणम अत्र संतप्तानां रक्षकः। तो यहाँ पे संतप्तानां रक्षकः मेघः वर्तते, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 7वां प्रश्न है शिवस्य राशिभूतः इव अट्टहासः कः? तो यहाँ पे शिवस्य राशिभूतः अट्टहासः कैलासः, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न है मेघदूतस्य शैल्यां 13 शताब्द्यां वेदांत देशिक कृत रामकथा विषयक दूत काव्यम नाम किम? तो वेदांत देशिक ने हंस संदेशम काव्य लिखा था, इन्हीं के अनुकरण पे। जैसे उन्होंने मेघ को दूत बनाया है, तो इन्होंने हंस को दूत बनाया है, उसी कल्पना को उन्होंने लिया है। तो इनके ये वेदांत देशिक जो हैं, ये महाकवि कालिदास के अनुवर्ती हैं।
तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको सी लगा देंगे। अब यहाँ पे 9वां प्रश्न है, मेघदूते सृष्टि आद्यव, यहाँ पे तोड़ेंगे जब इस शब्द को तो यहाँ पे सृष्टि प्लस आद्यव, यहाँ पे विसर्ग संधि हो रही है, जो विसर्ग है उसको रेफ हो रहा है। तो मेघदूते सृष्टि आद्यव धातु इति का कथिता, तो यहाँ पे सृष्टि आद्यव धातु, सृष्टि आद्या एव, सृष्टि प्लस आद्या प्लस एव, 3 पद हैं यहाँ पे। तो ये महाकवि ने यक्षिणी की जो सुंदरता है, सौंदर्य है, उसको रेखांकित किया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ब्रह्मा की पहली रची हुई रचना सी, इतनी सुंदर सी जो है, उनकी जो पहली रचना सी प्रतीत होती है वह यक्ष प्रिया है। अब इस पे 10वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न है, यहाँ पे भरने वाला क्वेश्चन, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे मूल श्लोकस्य उचितम पदम शब्दम पदम रिक्त स्थाने प्रपूर्य, तो रिक्तः सर्वो भवति ही, तो यहाँ पे हो जाएगा लघु पूर्णता गौरवाय, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 1999 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितनी बार पेपर हुए हैं और उसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सब पे चर्चा कर लिया है हम सब ने, आप लोगों के साथ हमने कर लिया है। तो अब इसके लिए ग्रंथ भी बताया है कि आप ग्रंथ भी तारणी झा का लीजिएगा। तारणी झा का भी व्याख्या हो, लेकिन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। तो विजेंद्र शर्मा वाली किताब आप लोग ज़रूर देखिएगा, इनका नाम मैं लिख दे रही हूँ, विजेंद्र शर्मा। ये किताब पूर्व मेघ उत्तर मेघ दोनों एक ही ग्रंथ में है और काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें व्याकरणिक जो टिप्पणियाँ दी गई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो इसको ज़रूर लीजिएगा आप लोग इस ग्रंथ के अच्छे से अध्ययन के लिए। और हाँ, इस ग्रंथ का पारायण भी बार बार रोज़ करिएगा, क्योंकि काफ़ी है ये, इसमें श्लोक लगभग 115 श्लोक हैं, तो काफ़ी बड़ा भी है। तो इसे ताकि हमारी अच्छी तैयारी हो जाए, इसलिए मैं पारायण के लिए आप लोगों को परामर्श दे रही हूँ।